नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे बिहार की उन खबरों के बारे में जिसकी आज सबकी नज़र है, जिस पर नेपाल में प्रिंस यादव की जिस तरह से संदिग्ध मौत को लेकर रोशन आनंद ने खान सर पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। दूसरी ओर 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के नोटिस पर राबड़ी देवी ने लालू यादव की सेहत का हवाला देते हुए राहत मांगी है। वहीं चर्चित टेंडर घोटाले को लेकर भी हम बात करेंगे। उसमें मुख्य आरोपी ऋषि श्री को 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और आईएएस संजीव हंस ने खुद को निर्दोष बताया है। इन सभी मामलों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा जिसको लेकर चर्चा हो रही है, जिस तरह से पटना के कोचिंग कंट्रोवर्सी शुरू हुई, पटना की गलियों से शुरू हुई जो कंट्रोवर्सी है, उसमें रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हुई है और अब ये सिर्फ एक मौत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसने बिहार की राजनीति और कोचिंग जगत में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जिस तरह से रोशन आनंद ने सीधे खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हम लोग फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच टीम के जो भी डेटा हैं उस पर उसका हम वेट करेंगे। दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष सब जांच की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक सब मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। खान सर भी निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रोशन आनंद ने खान सर पर ही आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में सबकी नज़र जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है, नेपाल पुलिस की जांच और सामने आने वाले सबूतों पर टिकी हुई है। तो इस तरह से, लेकिन जैसे ये कोचिंग कंट्रोवर्सी इतना बड़ा विवाद का कारण बन गया और उसके बाद तमाम तरह की कई चीज़ें हैं। हालांकि उनके भाइयों, उनके दोस्तों का कहना है कि बीमारी पहले से थी, हालांकि उनकी मां ने कहा कि कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये बिहार में कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा अब दुश्मनी में बदलती जा रही है, पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच आखिर इतनी करवाहट क्यों भर गई है, क्योंकि ये मामला जो है वो सुलझ सकता था। इतना बड़ा विवाद का कारण क्या बिहार में खान सर का प्रभाव, जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि खान सर इतने बड़े हो गए हैं, कोई जिस तरह से उनको नेताओं का कहा जा रहा है कि कई नेता उनके बचाव में उतरे हैं, लेकिन क्या बिहार में खान सर का प्रभाव इतना बड़ा हो गया है कि उनके विरोधियों में डर का माहौल है? देखिए, यहाँ तक आपने जो सवाल किए उसका पहला अंश मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए खान सर का जो मसला है, यह मसला जिस तरह से खान सर पॉपुलर होते जा रहे हैं, जिस तरह से उनको हर एक मंच पर बुलाया जा रहा है, आपने देखा कि खान सर का जो मीम पेज है उसका कितना फॉलोइंग है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह उनके दीवाने हैं, ये भी एक बात है। और जिस तरह से उन्होंने कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो ये जरूर है कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के पास वो चीज नहीं जा पा रही है जो वो समझ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको, उनके यूट्यूब में 18 मिलियन फॉलोवर, 18 मिलियन फॉलोवर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है स्टूडेंट के बीच, और जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें बहुत यानी कम दाम में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इलाज हो रहा है, तो ये एक अलग कारण हुआ। मगर ये बात जो बढ़ी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, सरकार ने आज तक कोई भी गाइडलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमारे हैं बिहार में नहीं जारी किया। अभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये प्रकरण के बाद कहा कि अब एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। भाई, गाइडलाइन कोचिंग तो बहुत पहले से चल रहा है। हम लोग को याद है पटना में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जिसमें
राम मोहन राय सेमिनरी थे, टीके घोष एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, जिसमें जिसमें इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, डॉक्टर बनने के लिए उन्हें कोचिंग दिया जाता था। दिल्ली लोग जाते थे, दिल्ली में कोचिंग। मगर अब देख रहे हैं कि इस तरह से एक बाढ़ सी आ गई है बिहार में कोचिंग का। अगर मेडिकल हो तो उसका एक अलग है। तो खान सर का जिस तरह से पॉपुलैरिटी, ये बात 2 जून को पटना के कदमकुआं इलाके में खान सर के संस्थान खान ग्लोबल हम्म। स्टडीज में हुई तोड़ फोड़ के बाद ये मामला आगे बढ़ गया और बहुत गंभीर होता चला गया। गोलियां चलने की बात हुई और अफरा तफरी मची। तो ये सारी बातें उभर कर आई। मगर जहां तक खान सर, अब ये सवाल ये उठ रहा है कि खान सर के बारे में रोशन, एक आपको याद होगा, एक रोशन कुमार लड़के ने सुसाइड किया था। उस पर खान सर ने क्या किया था और उसके बाद किस तरह से उस मामले को लेकर लोग दुखी हुए थे। और खान सर ने सरकार को भी कह रहा था वो पेपर लीक के मामले पर। ये सारी बातें होती चली गई, मगर सरकार ने क्यों नहीं अभी तक कोई गाइडलाइन बनाया? अगर वो पढ़ाते हैं कोचिंग तो उनका तो गाइडलाइन हो, चाहे वो खान सर हो, चाहे रोशन आनंद हो, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मसला हो, जहां बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, जहां वो पैसे देते हैं। हालांकि खान साहब ने बहुत सारे डीएसपी, एसपी, डीएसपी, दरोगा और बहुत सारे चीज को प्रोड्यूस किया है, ये लोग जानते हैं। और उसकी जिस तरह से पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी डाउन होने वाली नहीं। प्रभाव तो हो गई। खान सर जिस तरह से आपने देखा कि बड़े बड़े शोज में वो जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। अब जहां तक आप कह रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस कुमार की हत्या के बाद नेपाल में जो किसी होटल में संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुई, उस हत्या में खान सर को जोड़ा जा रहा है। इसे और भी एंगल से जोड़ा जा रहा है। आज ही रोशन कुमार ने एक बाइट में कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। यह शब्द भी आने लगा और कहीं ना कहीं इस तरह की अब एक राजनीति शुरू हो गई। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा, ठीक है मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चला गया और रोशन के भाई प्रिंस का मसला इन्वेस्टिगेशन में है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कौन सी स्थिति है, क्या है, क्या उन्हें कोई बीमारी थी जैसा लोग कहते हैं। अभी रोशन आनंद ने तो खुद कहा कि मैं बीमार, जो जेल से छूटने के बाद, कि मैं बीमार था, मुझे किडनी की परेशानी है, मेरे ऑपरेशन हुए थे। ये सारी बातें चल रही है। मगर जब तक सरकार इस पर, देखिए एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले में सरकार अगर चुप हो जाएगी, सरकार शिक्षा से संबंधित मसले पर शिक्षा विभाग अगर चुप हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात और आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि खान सर ने भी एक अपील जारी की थी और बहुत अफसोस जाहिर किया था कि रोशन कुमार के भाई के प्रिंस कुमार की मौत हो गई तो मेरी जमीन, मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। बहुत दुख, उन्होंने पहले ही ये बात की है। देखिए ये सवाल है कि नेपाल में मर गए, कैसे मर गए, उनकी कैसे मौत हुई, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का मसला है, पुलिस का, नेपाल के पुलिस का मसला होगा, क्योंकि ऑकरेंस वहां हुआ है। उसके बिहार और नेपाल की बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी। किसी पर तुरंत आरोप हम कैसे लगा सकते हैं? ना आप लगा सकती हैं, ना हम लगा सकते हैं। हम तो ये सिर्फ कह सकते हैं, हमने भी यही सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जिस तरह से एक कोचिंग विवाद लगातार जिस तरह से बढ़ता गया और एक की मौत हो गई, उसके बाद ये मामला और बढ़ गया। जिस तरह से वो सुलझाया जा सकता था, वो उस वक्त ही सुलझाया जा सकता था, मध्यस्थता की मार्ग अपनाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त ये और बढ़ता गया, लगातार बयानबाजी हुई, उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया। जमानत की बात हुई, आज रोशन सर की कल जमानत हुई है, उसके बाद खान सर के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक कोचिंग का मसला था और कोचिंग का मसला कोई पहली बार पटना में नहीं हुआ है, इससे पहले भी हमने 1994 का भी केस हमने देखा है, कई ऐसे मामले आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से प्रतिस्पर्धा की बात हुई, तो कल कोर्ट का भी जब बयान आया तो कोर्ट ने भी जब ये कोर्ट ने में भी यही कहा गया कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। दो अलग अलग
एजुकेटर्स हैं उनके बीच हेल्दी कंपटीशन की बात कोर्ट ने भी की है। तो जिस तरह से रोशन आनंद ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल ये आरोप है, साबित तथ्य नहीं है। जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उस पर हम जो भी अपडेट होगा हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। सर, अगले मसले पर चलते हैं। बिहार में एक बार फिर जो है 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार ने राबड़ी देवी से सरकारी आवास खाली करने को कहा था, लेकिन अब उन्होंने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखकर राहत की मांग की है। तो राबड़ी देवी का कहना है कि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं है, उनका सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है और डॉक्टरों ने उन्हें सीढ़ियां चढ़ने से मना किया है। इसी वजह से इस आवास में उनके लिए खास कमरा भी बनाया गया था। तो अब देखना होगा कि सरकार मानवीय आधार पर राहत देती है या नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई करती है। इस पर क्या हो सकता है, सर बताइए। देखिए, 10 सर्कुलर रोड में अगर राबड़ी देवी ने एक चिट्ठी लिखी है तो कहीं ना कहीं राबड़ी देवी और लालू परिवार बैकफुट पर आ गए है ना। आपने देखा कि जिस तरह से इनके जो प्रकरण चला कि हम पहले तो उनके सुरक्षा हट गई, फिर वो हुआ कि हम क्वार्टर नहीं छोड़ेंगे, फिर हुआ कि हम छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। और कल ही तो भोला यादव जो उनके खास है, उन्होंने क्या कहा, जब पूछे हमारे मित्रों ने, जो रिपोर्टर भाइयों ने, तो उन्होंने क्या कहा कि हमें जब कहेंगे छोड़ने हम छोड़ के चले जाएंगे अपने घर में। मगर आज जो एक नया तथ्य आया, एक नया मसला बना कि राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के हेल्थ का हवाला दिया है और ये कहा कि वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने स्पेशल घर बनाया। तो उन्होंने एक तरह से सरकार के सामने आग्रह की मूड में आ गई। वो आग्रह करने लगी कि भाई मुझे बखश दो, अभी और कुछ दिन रहने दो। और जिस तरह से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हर हाल में वो बंगला खाली होगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि लालू प्रसाद यादव की फैमिली इस घर को लेकर बैकफुट पर आ गया। पहले ये था कि हम निकल जाएंगे, हम चले जाएंगे, अब नहीं देखेंगे, पहले से आओ खाली करा लो, देख लेंगे। ये सारी बातें नियम के विपरीत होती है। जो नियम होता है वो नियम होता है, और नियम के शिकंजे में जब आते हैं तो आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। तो जब कोई रास्ता नहीं होता है तो याचना होती है, याचिका डालते हैं कि भाई मुझे बखश दो, कुछ दिन और रहने दो। तो कहीं ना कहीं ये प्रेम 10 सर्कुलर रोड का कब तक लालू परिवार पर भारी रहेगा, कब तक वो उससे मोह में फंसे रहेंगे, आने वाला दिन बताएगा। अब सरकार या पीडब्ल्यूडी विभाग अब उस पर निर्णय लेगी कि क्या करना है, क्योंकि ये निर्णय हाई प्रोफाइल ही लेगा या सम्राट चौधरी ही लेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सर, बिहार के जिस तरह से चर्चित टेंडर घोटाले में अब जांच और तेज हो गई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी ऋषिश्री को 5 दिनों के लिए पटना पुलिस की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है, ताकि उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। वहीं वरिष्ठ आईएएस जो है अधिकारी संजीव हंस ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए खुद को गलत तरीके से फंसाए जाने का दावा किया है। उनका कहना है कि टेंडर देने का फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई अधिकारियों की समिति ने मिलकर लिया था। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों और कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। क्या ऐसे में कई तरह के सवाल होते हैं कि क्या ऋषिश्री की रिमांड से टेंडर घोटाले के बड़े राज खुलेंगे, क्या इस मामले में और बड़े अधिकारियों के नाम सामने आएंगे। जिस तरह से संजीव हंस कह रहे हैं कि कई और अधिकारियों की संलिप्तता है, तो क्या संजीव हंस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई गलत तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। सरकारी टेंडर सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हुई है तो कैसे हुई है। कई तरह के सवाल हैं इस घोटाले में। देखिए, मुझे जो लगता है कि ये जो इशू मामला और टेंडर घोटाले का मसला है, ये बहुत दिनों से आपको याद होगा कि संजीव हंस तो बहुत पहले गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद वो लगातार जेल में थे। और वो खास से नीतीश कुमार के बड़े ही अच्छे अधिकारी में माने जाते थे। बिजली विभाग में, बिजली बोर्ड में वो उनकी एक अलग पहचान थी। मगर ये मसला जब आया और जब जेल आ गए, जेल आने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें उभर कर सामने, चाहे वो गुलाब यादव हो, चाहे वो एक महिला ने पूरे मामले को पलट दिया, जिस महिला ने
अधिकार मांगा था अपने बच्चे का कि आप उनके पिता हैं, तो कहीं ना कहीं मसला आगे बढ़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे चुनाव के समय ये मसला कमा, और अब ये तेज हो गया जब सम्राट चौधरी आए हैं और जब से बीजेपी। तो अब जहां तक आप देख रहे हैं, रोशन ऋषु ऋषु सर जिसको कहते हैं, ऋषु सिन्हा, अब वो बड़ा मामला मुझे लग रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार देख रही हो, चाहे बिहार की पुलिस देख रही हो, चाहे ईडी देख रही हो, ये मसला ऐसे नहीं टेंडर पास होता है। टेंडर जब पास होता है तो इशू जो है वो तो कोई सरकारी अधिकारी थे नहीं। फिर सरकारी अधिकारियों में उनकी धमक तो पूरे विभाग में थी। बिना उनके फाइल के लोग कहते हैं कि मैं नहीं देखा हूं, क्योंकि मैंने तो उनके टेंडर पास कराने के समय था नहीं, तो मैं नहीं देखा हूं। मगर लोग कहते हैं कि वो धमक थी, कि उस धमक में कोई आगे नहीं चल पाता। और कहीं ना कहीं ये बड़ा मसला है। और रिमांड पर अगर पटना पुलिस लेती है और सीबीआई लेती है, कौन लेता है रिमांड में, वो क्या कहते हैं। मगर जिस तरह से ईडी ने उन्हें उनके चंगुल उनको अपने जाल में डाला है, मुझे लगता है कि वो अब सवाल बड़ा बनने जा रहा है। ये डिपेंड करता है सरकार पर कि सरकार जो है, केंद्र की सीबीआई, केंद्र की ईडी, बिहार के एसयू भी जो है, वो उस किस तरह से इसको लेती है, कि अधिकारियों को बचाती है। बहुत सारे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, बहुतों की नींद हराम है। तो कहने का मतलब ये मसला बड़ा घोटाला बन सकता है। और अब संजीव हंस तो जरूर जाएंगे अदालत। ये अधिकार है उनका कि हम जमानत लेंगे। किसी भी अपराधी का भी अधिकार होता है कि हम जमानत लेंगे। वो और तारनी, ये दोनों गए हैं जमानत के लिए। अब कोर्ट उनको जमानत देती है, नहीं देती है, क्या कहती है, क्या आदेश देती है। मगर मसला जहां तक मुझे लगता है कि मैत्रेय, ये बहुत गंभीर मसला बनने जा रहा है। और इसको रुक रुक कर आप देखेंगे, होली के समय थोड़ा एग्रेसिव हुआ, फिर धीरे धीरे शांत हुआ, फिर एग्रेसिव हुआ, और अब एग्रेशन जो है वो काफी तेजी से। ये डिपेंड करता है कि अब इसमें कौन कौन आते हैं, किस तरह से आते हैं। ये सारी बातें बिहार में ये टेंडर घोटाला आज देश की एक बड़ी खबर के रूप में लोग देख रहे हैं और चर्चा में है। विशु जो मात्र 40 से ऊपर साल के हैं, और लोग यहाँ तक कहते हैं कि वो जो होटल में लग्जरी लाइफ लीड करते हैं, जिस तरह से उनकी गाड़ियां हैं, जिस तरह से होटल का उनका पेमेंट होता है, ये भी जांच का विषय है। और जब तक जांच नहीं होता तो मैं ये नहीं बता सकता कि होटल में उन्होंने इतने लाख रुपए का रूम लिया था या नहीं दिया था। डिपेंड करता है कि इस केस को सीबीआई, इस केस को ईडी, इस केस को बिहार के एसयूवी किस तरह से हैंडल करती है। और किन किन अधिकारियों, आपने देखा 3 अधिकारी गिरफ्तार भी हुए हैं उसमें, और वो अधिकारी जो रिटायर किए हैं वो ये हुए हैं। कहीं ना कहीं इस बात में दम है। और मुझे लगता है कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। और मुझे लगता है कि अब अगर सरकार है गठबंधन की, दोनों की, अब किस तरह से कौन फंसेंगे, कौन अधिकारी बचेंगे, ये तो भाई जांच करने वाले की है और नीति निर्धारण करने वाले लोगों की है। आगे देखिए क्या होता है। मगर मैं ये मानता हूं कि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला बनकर उजागर होने वाला है। बिल्कुल, इसके तार, इसकी कड़ियाँ कई लोगों से जुड़ती जा रही है और ये टेंडर घोटाला लगातार पुलिस इस पर जांच करी है, एसवीयू की टीम लगी हुई है, जांच चल रही है और इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी और इन विषयों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।